हेलो एवरीवन, वेलकम इवाल। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सुपर 20 एमसीक्यू सीरीज में। नाम तो है इसका सुपर 20, बट आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 25 क्वेश्चंस को। आज जो टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ 3D एंड 4D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। नाम सभी लोगों ने सुना होगा और चूंकि ये इतना पॉपुलर टेक्नोलॉजी है इसलिए चांसेस होते हैं कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो आज डिटेल में इस पे हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे ताकि आपके फंडामेंटल भी क्लियर होते चलें। अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस में अगर मेंशन है रिसेंट टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो वहाँ पे ये सिलेबस आ जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर आप नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपके टेक्निकल एग्जाम में ही नॉन टेक्निकल का पोर्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि जनरली 100% हर नॉन टेक्निकल एग्जाम के सिलेबस में होता है। तो वहाँ पे भी 3D 4D प्रिंटिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पॉपुलर टॉपिक है, चांसेस होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आए। तो चलिए आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, डेफिनेटली कवर करेंगे सारे डायमेंशन को। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% कवर हो जाएगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे डायमेंशंस यहाँ पे आपके कवर हो जाएं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार अपीयर हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा सकते हैं। जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बाकी नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेरे लेक्चर की PDF भी मिलेगी। ये ग्रुप है, आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं खुद के क्वेश्चन डिस्कशन के लिए, डाउट डिस्कशन के लिए। बाकी इन सारे प्लेटफॉर्म पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर फॉलोइंग द अल्टरनेटिव नेम फॉर आरपी इज। यहाँ पे आरपी टेंस कर रहा है रैपिड प्रोटोटाइपिंग को। रैपिड प्रोटोटाइपिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसे 3D प्रिंटिंग भी कहते हैं। 4D प्रिंटिंग भी 3D प्रिंटिंग के जैसे ही होती है, एक टाइम का डायमेंशंस वहाँ पे ऐड हो जाता है। आगे क्वेश्चंस आएंगे। तो जो आपका रैपिड प्रोटोटाइपिंग है इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, 3D प्रिंटिंग भी कहते हैं, लेजर मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, डायरेक्ट कैड मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। ये सब इसलिए डायरेक्ट कैड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है कि कैड सॉफ्टवेयर में आपने डिजाइन बनाया है, डायरेक्टली उसको 3D प्रिंटर को भेज दीजिए। स्कैन करके भी अगर आप भेजना चाहते हैं तो भी भेज दीजिए, डिजिटल फाइल भेजना चाहते हैं तो भी भेज दीजिए। वो प्रिंट करके आपको 3D प्रिंटर से वो आपको ऑब्जेक्ट दे देगा। तो ये होता है रैपिड प्रोटोटाइपिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो थोड़ा तेज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको एडवांटेज मेंशन कर दिए हैं। एडवांटेज आप याद रखना, मे बी इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज कि ये लो कॉस्ट होता है, इसमें टाइम कम लगता है। देखो क्या होता है, अगर हम डिजाइन से लेके प्रोडक्शन तक की बात करें, अगर पूरे प्रोसेस को कंपेयर करें तब इसमें टाइम कम लगता है। अगर केवल मैन्युफैक्चरिंग को कंपेयर करोगे आप तो ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, बाकी के कंपैरिजन में, कई सारे प्रोसेस के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो होता है। बट जहां तक हम डिजाइन, फिर उसके असेंबली, फिर प्रोसेसिंग की बात करें, उस केस में ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो इसमें टाइम कम लगता है, फास्ट प्रोडक्शन होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कस्टमाइजेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका कस्टमाइजेशन। आपको किसी भी तरीके की आपके पास डिजिटल फाइल है, आपको उसको स्कैन कर लेना है, उसकी सरफेस ज्योमेट्री आ जाएगी आपके सॉफ्टवेयर में, आपको उसको प्रिंट दे देना है, वो प्रोड्यूस कर देगा। तो कस्टमाइजेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे कि जो आपका मटेरियल वेस्ट होता है बाकी सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, वो यहाँ पे नहीं होता है, बहुत कम होता है। होता भी तो है, बहुत कम होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द STL फाइल ट्रांसलेट द पार्ट ज्योमेट्री फ्रॉम अ CAD सिस्टम टू RP मशीन। किसको करती है ये? रैपिड प्रोटोटाइपिंग मशीन को ट्रांसलेट करके दे देती है। जैसे हमारे पास जो CAD फाइल है या हमारे पास जो डिजिटल फाइल है वो पहले STL फाइल में जाती है। समटाइम क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछता है कि जो 3D प्रिंटिंग या 4D प्रिंटिंग की फाइल होती है वो कौन से एक्सटेंशन में सेव होती है, तो उसे हम कहते हैं STL फाइल। STL का मतलब होता है स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज। ये अभी आपको दिखाऊंगा डायग्राम तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से नाम इसका पड़ा है। ट्रायंगल फॉर्मेट में होता है, वो जो सरफेस ज्योमेट्री होती है ना, केवल उसी को वो रिप्रेजेंट करता है। जो ऑब्जेक्ट है उसका कलर क्या है, टेक्सचर कैसा है, ये सारी चीज़ें, या जो बाकी आपके कैड के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो नहीं बताता है, केवल सरफेस ज्योमेट्री को ही रिप्रेजेंट करता है वो। इसका ये भी नाम है स्टैंडर्ड टेसोलेशन, आप प्रोनाउंसिएशन कर लेना इसका। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है एक्रोनिम्स के जगह पे बैक्रोनिम्स लिखा है। मतलब कई चीज़ों का जब पहले से नाम होता है
और फिर कोई और नाम उसका रख देता है कि नहीं मैं तो इसको चिंटू बुलाऊंगा, तुम पहले पिंटू बुलाते थे, मैं इसको सिंटू बुलाऊंगा, तो फिर उसे एक्रोनिम्स नहीं कहते हैं। तो इस चक्कर में कई सारे लोगों ने इसका नाम रख दिया है। खैर, अगर हम थोड़ा सा इसके मॉडल को देखें तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो पूरा आपका मॉडल है ये आपका है कैड मॉडल, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये वाली जो लाइन दिख रही है वो कैड मॉडल की है। बट आपको ये जो ट्रायंगुलर टाइप की लाइंस दिख रही हैं ना, ये STL फॉर्मेट है। अगर हम 3D ऑब्जेक्ट से लेके प्रोडक्शन तक की बात करें तो कुछ ये इमेज आपको रिप्रेजेंट करती है कि हमारे पास यहाँ पे 3D मॉडल है, फिर हमको क्या करना है, उसको STL फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना। तो देखो ये 3D मॉडल है, ये लाइन लाइन ड्रॉ कर देता है, मतलब मेसिंग जैसे आप करते हो ना, मेसिंग कर देता है ये इसकी। फिर क्या करते हैं, स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर होता है। स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर आपके 3D जो प्रिंटर होता है उसको कमांड देता है, और कमांड पहुंचाने से पहले क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको स्लाइसेस में कट कर देता है। जैसे यहाँ पे देखो आप स्लाइसेस में कट कर दिया है। अब इन स्लाइसेस को 3D प्रिंटर क्या करता है, मटेरियल से भर देता है। दैट्स इट, आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। कितनी सिंपल टेक्नोलॉजी है। बिल्डिंग बना रहे हैं लोग, मशीनें बना रहे हैं, हर जगह यूज हो रहा है। किडनी बना दे रहे हैं यार लोग, और क्या चाहोगे आप, दिल भी बना देंगे, तुम्हारा दिल टूटेगा तो। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, फुल फॉर्म ऑफ FDM इज। FDM का फुल फॉर्म होता है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। ये बेसिकली एक प्रोसेस है 3D प्रिंटिंग में, चूंकि बहुत प्रचलित है इसलिए इसके बारे में आपसे पूछ लेता है। बहुत प्रचलित इसलिए है क्योंकि अभी जो 3D प्रिंटिंग हम यूज़ करते हैं वहाँ पे थर्मोसेटिंग मटेरियल का, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं। अभी जो भी आपको 8-10 हज़ार में 3D प्रिंटर मिलेगा ना, वो इसी मटेरियल का मिलेगा, क्योंकि आसानी से बन जाता है। बच्चे घर में टॉय बना लेंगे, आसानी से अपना स्कूल का प्रोजेक्ट बना लेंगे, आप भी अपना प्रोजेक्ट बना लोगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, थोड़ी सी ओल्ड है और फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। जनरली होता क्या है, इसमें हम जो हमारा मटेरियल है, जैसे हम प्लास्टिक की बात करें, उसको थोड़ा मोल्ड कर देते हैं, मतलब विस्कस कर लेते हैं कि वो थोड़ा स्प्रेड हो जाए। उस पर स्प्रेड होने के बाद क्या करता है, वो जम जाता है। बट लेयर वाइज लेज हम उसको जमाते जाते हैं, नोजल के थ्रू उस पर हम पंप करते रहते हैं वहाँ पे, और ऑब्जेक्ट लेयर टू लेयर हमारा बनते रहता है। जैसे कि पहले स्लाइसेस में कट किया था, फिर एक स्लाइस को भर देते हैं, फिर दूसरी स्लाइस उसके ऊपर, फिर तीसरी स्लाइस उसके ऊपर, और ऑलरेडी हमारे पास 3D प्रिंटिंग की डिज़ाइन रहती है उसके माइंड में, तो उस हिसाब से वो प्रिंट करके डिज़ाइन तैयार कर देता है। तो कुछ इस तरीके से आप देख कुछ भी बना सकते हो। ये जैसे कि कुछ बनाया है इन्होंने, आप पता नहीं क्या बनाया है, इसका नाम तो कुछ देख के पता नहीं चल रहा, बट ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हो, टॉय बना सकते हो। आप एक बार सर्च करके देखोगे, बहुत सारे ऑटोमेशन वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं आपके 3D प्रिंटिंग के, तो इन टाइप्स के शॉर्ट फॉर्म आपको याद होने चाहिए। बहुत बार इसके फुल फॉर्म पूछता है आपसे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप सभी के शॉर्ट फॉर्म जो यहाँ पे दिए गए हैं इनको एटलीस्ट याद कर लेना, और बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर नॉन टेक्निकल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो साइंस एंड टेक में, तो आप प्रोसेस के बारे में नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। हाँ, अगर आप टेक्निकल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर नॉन टेक्निकल में पूछा जाएगा तो केवल ओवरव्यू पूछा जाएगा, टेक्निकल में पूछा जाएगा तो थोड़ी इन डेप्थ टेक्नोलॉजी भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ 3D प्रिंटिंग। कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज फ्रॉम द पाउडर्ड। हम क्या करते हैं, पाउडर फॉर्मेट में हाई प्रेशर नोजल के थ्रू इसको स्पंज कर देते हैं, और फिर थोड़ा सा हीट का यूज़ करके, हीट और प्रेशर का यूज़ करके, जनरली हीट का यूज़ करके उसको हम सेट कर देते हैं। उसकी सेटिंग हो जाती है आपस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो पहले से सेट होना चाहते हैं, फिर आप बीच में कोई सेटिंग कराएगा तो सेटिंग हो ही जाएगी। जनरली ह्यूमन लाइफ में भी ऐसे ही होता है, तो मटेरियल में भी ऐसे ही होता है। तो फिर क्या करते हैं, जो पाउडर्स फॉर्म होते हैं वो आपस में सेट करके जो भी फॉर्मेट आप बनाना चाहते हो वो बन जाते हैं। इसको डायरेक्ट मेटर लेजर सेंटरिंग भी कहते हैं, या फिर सेलेक्टिव लेजर सेंटरिंग भी कहते हैं। और इसमें जैसे कि पहले मैंने कहा, हाई पाउडर लेजर बीम का हम यूज़ करते हैं और डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पा लेते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम विस्कस कर लिया था, जैसे थर्मोसेटिंग को था, थोड़ा सा हमने उसको विस्कस कर लिया था, मतलब लिक्विड फॉर्मेट कर लिया था। यहाँ पे हम उसको करने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द बाइंडिंग मटेरियल यूज इन इंकजेट 3D प्रिंटिंग इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में किया जाता है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में किया जाता है इंकजेट 3D प्रिंटिंग। इंकजेट 3D प्रिंटिंग पहले आप जान लो क्या होता है, एक लो प्रेशर लो टेम्परेचर प्रोसेस है ये। ठीक है, मटेरियल क्या हो जाता है इसमें, लिक्विड फॉर्म में हम वहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं और लेयर बाय लेयर सेटल होके हमारा प्रोडक्ट बन जाता है।
जनरली इसमें कोई भी पोस्ट प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी डिज़ायर आपका ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट आपको डिज़ायर फॉर्मेट में ही मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम इसमें होता नहीं है। एक बाइंडर का हम यूज़ करते हैं। बाइंडर जैसे कि नाम है, बाइंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जनरली इसका पर्पज होता है, सम टाइम आप क्या कुछ ऐसे मटेरियल बना रहे होते हो, जैसे मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स बनती हैं जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता है सॉलिड, उसके ऊपर हम क्या करते हैं कुछ कोटिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम पे ये सब हेल्प करता है। तो जनरली जो बाइंडर होता है वो लिक्विड फॉर्मेट में हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द 3D प्रिंटिंग मटेरियल इल्यूमिनाइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पाउडर एल्यूमिनियम। देखिए बहुत सारे जगह जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं, बहुत सारे स्टेट में यूज़ करते हैं, जैसे पाउडर का नाम आ गया, लिक्विड का नाम आ गया। तो पाउडर फॉर्मेट में जैसे डिपेंड करता है कि हम कौन से मटेरियल को पाउडर फॉर्म में करेंगे, कौन से लिक्विड फॉर्म में करेंगे। अब मान लीजिए कोई मेटल है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन कि आप उसको हीट करो, और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है तो आप तो हीट करने में परेशान हो जाओगे, और हीटिंग के लिए अलग से आपको एनर्जी सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर इसके लिए आपको पूरा एक ट्रेडिशनल सिस्टम जो पहले से आप हीटिंग के लिए यूज़ करते हो वो करना पड़ेगा। तो जनरली क्या होता है, जहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है उसको हम पाउडर फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। और जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को मेल्ट करना बहुत मुश्किल वाली बात है नहीं, घर की लाइट में लगा दोगे मेल्ट हो जाएगा आसानी से, तो उसको हम फ्यूज़ करते हैं थोड़ा सा मेल्ट करके। यहाँ पे जो पाउडर फॉर्म होता है, ये यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पाउडर फॉर्म में जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, जनरली जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं पॉलीमाइड, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास 3D प्रिंटिंग है वो थोड़ा सा लिमिटेड है कुछ पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। इन फ्यूचर इस पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, आगे सारे मटेरियल्स के लिए आ ही जाएंगे। जनरली अगर हम कॉमर्शियली कहें तो अवेलेबल है, रिसर्च लेवल पे राउंड अराउंड हमने सारे मटेरियल को तो कर ही लिया है। तो पॉलीमेराइड मतलब जिसे हम नायलॉन कहते हैं, और एल्यूमिनाइड जो कि बेसिकली बनता है आपके नायलॉन और ग्रे एल्यूमिनियम से। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो एल्यूमिनाइड होता है उसमें क्या क्या होता है। तो एक तो आपका होता है एल्यूमिनियम, ग्रे एल्यूमिनियम, और दूसरा होता है आपका नायलॉन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस टू सपोर्ट द मटेरियल इन 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग में जो सपोर्ट मटेरियल होता है उसका पर्पज क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं। तो बहुत सिंपल, यहाँ पे एक डायग्राम दिखा दूंगा, आपको सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको इसको भाई 3D प्रिंटिंग से बनाना था, अब यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट नहीं रहेगा तो ये बेंड होना स्टार्ट कर जाएगा, या फिर अपने एक्चुअल शेप में नहीं रहेगा। तो पहले तो आपको शेप साइज को सपोर्ट करेगा, जो ओवर हैंगिंग पोर्शन है उसको सपोर्ट करेगा, जो साइड में फ्लक्चुएशन हो सकता है उसको सपोर्ट करेगा। तो इन शॉर्ट ये एक तरह का, जैसा नाम है वैसा इसका काम भी है, ये एक तरह का सपोर्टिंग मटेरियल। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है कि ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देगा, भाई सपोर्ट से मटेरियल के या प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी से क्या लेना देना है। इट अलाउ टू ईजियर असेंबली इसमें करते नहीं भैया, सीधा हम प्रोडक्ट बनाते हैं। रिड्यूस द वेस्ट से इसको क्या लेना देना है। तो इट सपोर्ट द लेयर एज दे प्रिंटेड फंक्शनली, एंड ये तो बस सपोर्ट का काम करता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच टर्म बिलो डिस्क्राइब द यूनिक लोकेशन इन यूक्लिडियन स्पेस दैट हैज नो डायमेंशनल एट्रीब्यूट। मतलब उसके पास डायमेंशन जैसा कोई गुण हो नहीं, डायमेंशनल एट्रीब्यूट्स उसके जीरो हैं। तो सिंपल आपको दिख रहा होगा पॉइंट्स। किसी किसी को थोड़ा सा डाउट हो सकता है मेश और पॉइंट्स में, क्योंकि सरफेस लाइन में तो ये डायमेंशनल एट्रीब्यूट्स होते ही हैं, लंबाई चौड़ाई विड्थ लेंथ तो ही होती है। मेशिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो मेशिंग को भी मैं बता देता हूँ भाई, मेशिंग में भी होती है। मेशिंग आप लोगों ने देखा होगा कि आगे मैं डायग्राम शायद यहाँ पे डालना भूल गया हूँ। मेशिंग का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे पॉलीगन्स में कट करना या डिस्ट्रीब्यूट करना, कट नहीं करना कह सकते हैं, उसकी जो सरफेस है उसको छोटे छोटे पॉलीगन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उसे हम कहते हैं उसकी मेशिंग। मेशिंग का रोल होता है बेसिकली आपके प्रोडक्शन में कि मेशिंग कितना बड़े करोगे तो उसके सरफेस फिनिश या स्मूथनेस कितना आएगी, जो एजेज हैं वो कितने साफ बनेंगे, डिपेंड करता है कि आपकी मेशिंग कितनी छोटी है कितनी बड़ी है। आगे मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगा तो पता चलेगा। तो इन शॉर्ट जो आप यहाँ पे यूक्लिडियन की बात कर रहे हैं, यूक्लिडियन इज द स्पेस ऑफ एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर डायमेंशन, मतलब उसकी कुछ डायमेंशन होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो मेश है उसकी भी कुछ डायमेंशन होती है। पॉइंट हैव द डायमेंशन लेस क्वांटिटी, मतलब उसका कोई लेंथ विड्थ होती नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सी।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मेश मेक द स्मूथ मॉडल, कौन सा मेश स्मूथ मॉडल बनाएगा, तो जिसमें हाई पॉलीगन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, वहाँ पे एज प्रिपरेशन भी आपको अच्छा मिलेगा और आपको प्रोडक्ट की स्मूथनेस भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख पाओ, मान लीजिए ये डॉल्फिन है, अभी जो आपने मेसिंग किया है ये इतनी बड़ी बड़ी किया है, थोड़ी सी मेसिंग और छोड़ कर दोगे तो जो यहाँ तक सरफेस को इक्वेट कर दिया आपने, अगर छोटी मेसिंग हो जाएगी तो अगेन इसकी स्मूथनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जो एज डिटेक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा पॉलीगन डेंसिटी होगी उतना स्मूथ बनेगा। तो आप कहोगे बनाओ, बहुत बहुत डेंसिटी कर दो, कौन मना कर रहा है, मेसिंग कंप्यूटर से ही तो करना है, कर दो भाई, क्या फ़र्क पड़ता है भाई। जितना ज़्यादा मेसिंग करोगे प्रोडक्शन रेट जो होगा डिक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्शन जो टाइम होगा वो आपका बढ़ जाएगा। तो ये भी, इस बात का भी ध्यान देना होता है कि एकदम से क्वालिटी पे फोकस कर गए आप, सरफेस फिनिश बढ़िया चाहिए और पता चला कि कॉस्ट ही बढ़ गया, प्रोडक्ट का कोई खरीद ही नहीं रहा है। तो आप कह सकते हो कि जितना ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पॉलीगन्स होंगे वहाँ पे जो आपका कर्व होगी उतना स्मूथ होगी और जो आपका प्रोडक्ट होगा फाइनल वो भी स्मूथ बनेगा। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, द फास्टर प्रिंटिंग योर मेश शुड बी, अगर प्रिंटिंग आप तेज करना चाहते हो, इन शॉर्ट आप प्रोडक्शन तेज करना चाहते हो, तो जो पॉलीगन्स आप बनाते हो, जो मेसिंग्स बनाते हो, मेसिंग क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, जो नंबर ऑफ पॉलीगन्स हैं वो कम होने चाहिए। मेसिंग बड़ी कर दोगे, साइज बड़ी कर दोगे तो नंबर ऑफ पॉलीगन्स जो बनेंगे वो कम बनेंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये मेसिंग है, मेसिंग से अच्छी क्वालिटी बनानी होती है तो हम NURBS प्रोटोटाइपिंग का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म रोटेशन बेस्ड स्प्लाइन, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो इस तरीके से, तो इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग आपको, वैसे दोनों में काफ़ी स्मूथ प्रोडक्ट बनता है बट सेकेंड वाले में ज़्यादा स्मूथ बनता है। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, व्हाट इज द वाटर टाइट मेश, मेश पे थोड़ा सा ज़्यादा ही क्वेश्चन हो गया। वाटर टाइट मेश का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसी मेश जहाँ पे कोई सरफेस एरर ना हो, जहाँ पे कोई वाइड स्पेस ना हो, मतलब कहीं पे ओवरलैपिंग ना हो रही हो, उसे हम कह सकते हैं कि वो वाटर टाइप है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि वो एक क्लोज सरफेस बना रहा हो। वाटर टाइटिंग कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर उस पे वो जो आपने डिज़ाइन बनाया है उसमें वाटर डाल देते हो आप पिन करके, तो वो वाटर टाइट है, लीक नहीं होना चाहिए। लीक कब होगा, जब वहाँ पे कहीं पे होल्स होंगे, कहीं पे फोल्ड्स होंगी, सरफेस ओवरलैपिंग होगा कहीं पे, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर आपकी मेसिंग आपका वाटर टाइट मेसिंग है तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं होंगी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा दैट इज बी, MS विज नो होल, क्रैक्स, मिसिंग सरफेस, ये सब रहेगा। तो वाटर टाइट कैसे बनेगा भाई, पानी लीक होगा ना वहाँ पे। ये बस एक टेस्टिंग का, एक कहने का तरीका है वाटर टाइटिंग मतलब, ठीक है। तो उससे उसका कुछ वाटर से लेना देना नहीं है, कोई दूसरा लिक्विड डाल दो वाटर की जगह पे, दैट्स नॉट अ मैटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पार्ट ऑफ 3D प्रिंटिंग इन टिश्यू इंजीनियरिंग। टिश्यू इंजीनियरिंग मतलब बायो प्रिंटिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी में जबरदस्त तरीके से इसका यूज बढ़ता जा रहा है, दुनिया भर की रिसर्च हो रही है कि टिश्यू प्रिंट कर दो, दिल प्रिंट कर दो, किडनी प्रिंट कर दो, सब प्रिंट कर दो भाई, जो मिलता है। देखो कितना आसान होता है ये सारी चीज़ें करना यहाँ पे। मतलब कोई आदमी है, ठीक है, उसका दिल है, कुछ भी है, कुछ भी कोई भी पार्ट है, बॉडी पार्ट है, उसको आपको 3D प्रिंटिंग करना है। 3D प्रिंटर क्या करेगा भाई, उसको स्कैन करेगा, STL फाइल क्या करेगी, उसका जो सरफेस ज्योमेट्री है वो उसको, उसके पूरे ऑब्जेक्ट को सरफेस ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर देगी। सरफेस ज्योमेट्री का डाटा ले लेगी, वो 3D प्रिंटर को भेज देगी, बीच में स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर रहेगा, उसको कट करके जो आपका सरफेस ज्योमेट्री उसको कट कर देगा स्लाइस में, और बाकी वो क्या करेगा 3D प्रिंटर उसको मटेरियल से भर देगा। तो कितना आसान है बनाना, तो सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, लाइव टिश्यू प्रिंटिंग हो रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दिया है, सब बनाया जा रहा है इससे। बाकी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल, मतलब ई ऑप्शन इज करेक्ट, ई नहीं डी ऑप्शन इज करेक्ट, गलती से ई मेंशन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल एप्लीकेशन ऑफ 4D प्रिंटिंग। यहाँ पे कौन सा पॉसिबल एप्लीकेशन है 4D प्रिंटिंग का। तो पहले आप ये जान लो कि 4D प्रिंटिंग क्या होती है। वैसे तो मैंने पहले बताया, एक टाइम वाला जो फैक्टर होता है वो बढ़ जाता है। देखो 3 डायमेंशन तो हो गई आपकी XYZ वाली, और एक डायमेंशन बढ़ जाता है टाइम वाली, कि टाइम के हिसाब से अगर वो खुद को एडजस्ट कर ले तो कितना बढ़िया बात है। एडजस्ट करने के लिए डेफिनेटली वहाँ पे कोई फोर्स चाहिए, कोई एनर्जी चाहिए। जैसे आपने हॉलीवुड मूवी देखा होगा ना, चलते चलते जैसी सिचुएशन आती है, ड्रैगन अपना चेहरा, ड्रैगन या बहुत सारी मूवीज़ में मशीन्स जो होती हैं अपना शेप साइज बदल लेती हैं, तो बस सेम चीज़ यहाँ पे भी चल रहा है कि 3D प्रोडक्ट आपको बनाना है, और 3D प्रोडक्ट ऐसा बनाना है, उसमें ऐसा जो मटेरियल है वो उस मटेरियल को ऐसे यूज़ करना है कि सिचुएशन के हिसाब से वो अपना शेप साइज
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज कर ले। ठीक है, तो चेंज करने के लिए कुछ इन्फ्लुएंशियल एनर्जी भी चाहिए, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं लाइट का यूज़ हो सकता है, हीट का यूज़ हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मतलब कुछ भी केमिकल रिएक्शन हो जाए, फिजिकल रिएक्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए जिसके वजह से क्या करे वो अपना डिजायर्ड शेप को पकड़ ले, बस दैट्स इट। उसे हम कहते हैं 4D प्रिंटिंग। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑल। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं भाई, अब कर भी रहे हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझाया गया है 3D प्रिंटिंग और 4D प्रिंटिंग में डिफरेंस क्या होता है, तो इसको भी थोड़ा सा आप रीड आउट कर लेना। वैसे हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, वही चीज़ें हैं जो इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट एक्टिवेटिंग एनर्जी आर यूज्ड इन द 4D प्रोडक्ट। कौन सी एक्टिवेटिंग एनर्जी होती हैं, इससे पहले मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे एक चार्ट दिखा देता हूँ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस आपको कोई भी ऐसा चाहिए इन्फोर्सिंग इन्फ्लुएंसिंग एनर्जी चाहिए जो हमारे 3D ऑब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस कर दे कि टाइम के हिसाब से वो अपना डिजायर शेप चेंज कर ले, दैट्स इट। चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो इंड्यूस्ड रिएक्शन हो, चाहे वो किसी भी टाइप का हीट से रिएक्शन हो, चाहे वाटर से रिएक्ट करे, चाहे आग से रिएक्ट करे, पानी से रिएक्ट करे, कैसे भी करे कर ले बस, और डिजायर शेप को एक्वायर कर ले। तो यहाँ पे जितनी भी टाइप्स की एनर्जी मेंशन है इन सबका यूज किया जा सकता है, तो ऑप्शन है ऑल, यहाँ पे ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द पॉजिटिव इन्वायरमेंट इफेक्ट ऑफ द 3D प्रिंटिंग इन कंपैरिजन टू द ट्रेडिशनल फैब्रिकेशन मेथड। ट्रेडिशनल फैब्रिकेशन मेथड के कंपैरिजन में यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है अगर आप 3D प्रिंटिंग करते हो, तो प्रोडक्शन इज डन क्लोजर टू द कंज्यूमर रिड्यूसिंग द शिपिंग एंड कार्बन फुटप्रिंट। बिल्कुल सही बात है। अगर जहाँ पे जैसे आप बच्चे का टॉय है, बच्चा अगर टॉय घर में 3D प्रिंटर से बना ले, जैसे प्रिंटर डाल दे कि चलो मुझे घोड़ा बनाना है, हॉर्स बनाना है, एलिफेंट बनाना है, 3D प्रिंटर बना देगा फट से, मंगाना नहीं पड़ेगा कहीं से, तो शिपिंग बच गया। दूसरा यहाँ पे एनर्जी बहुत कम यूज होती है एज कंपेरिजन टू ट्रेडिशनल जो सिस्टम है हमारे, तो कार्बन फुटप्रिंट भी रिड्यूस हो गया। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगर ऑप्शन 1 करेक्ट है तो बाकी सब क्या होंगे, गलत होंगे ना। अच्छा, बी भी देख लेते हैं क्योंकि ऑल ऑफ एबव वाला भी ऑप्शन है। 3D प्रिंटिंग यूज लेस सपोर्ट मटेरियल दैट प्रोड्यूस लेस वेस्ट, बिल्कुल ये भी सही वाली बात है। 3D प्रिंटिंग ऑफ स्पेयर पार्ट इंक्रीज द प्रोडक्शन सस्टेनेबिलिटी एंड इनेबल मोर मॉडरेट कंजम्पशन पैटर्न, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑल। पैटर्न का कंजम्पशन जैसे कोई यहाँ पे चीज़ है ही नहीं भाई, आपको तो बस क्या करना है, एक शेप प्रोवाइड कराना है, आपके 3D प्रिंटर को काम हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ज्योमेट्रिक कैड मॉडल फ्रॉम द 3D पॉइंट्स एक्वायर बाय द स्कैनिंग डिजिटलाइजिंग एग्जिस्टिंग पार्ट या प्रोडक्ट इन द बेस्ट नोन। मतलब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर किसी को स्कैन कर लिया आपने, डिजिटलाइज कर लिया, और उससे जो है कि अगर आप ऑब्टेन कर रहे हो उसका ज्योमेट्रिक मॉडल, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे भैया रिवर्स इंजीनियरिंग। आप कहोगे कि रिवर्स इंजीनियरिंग क्यों, रिवर्स मतलब उल्टा, बैक इंजीनियरिंग। देखो, अगर छोटे छोटे पार्ट्स को मिला जुला के असेंबल करके चाहे मैन्युफैक्चर्ड करके बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाए तो इसे फॉरवर्ड मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं। वहीं पे हमारे पास पहले से ऑब्जेक्ट था, उसको हमने डिजिटाइज कर लिया और फिर से हम उसको जो 3D प्रिंटिंग में भेज दिया। मतलब हमारे पास पहले से ऑब्जेक्ट था, उसको हमने 3D प्रिंटिंग में भेज के प्रोडक्ट बना लिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग कहेंगे। मतलब हम यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में हम करते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम स्कैन कर लेते हैं, उसकी जो सरफेस ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है वो ऑब्टेन कर लेते हैं, फाइनल प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो ये कहलाता है हमारा 3D प्रिंटिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग या बैकवर्ड इंजीनियरिंग समझ में आ गया आपको। अगर प्रोडक्ट से फिर से हम वापस से उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनने के बाद उसकी ज्योमेट्रिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो रिवर्स हो गया। ज्योमेट्रिकल एनालिसिस के बाद प्रोडक्ट बना रहे तो फॉरवर्ड हो गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ 3D प्रिंटिंग इज मेल्ट थर्मोप्लास्टिक। ये आप सभी लोगों ने पहले से ही पढ़ा है, हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन या दूसरे वाले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था। फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग इसे हम कहते हैं, जिसमें थर्मोप्लास्टिक को हम क्या करते हैं, मेल्ट कर देते हैं और सॉलिडिफाई कर देते हैं स्लाइसेस के ऊपर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस टू जनरेट द प्रोटोटाइपिंग। क्या होता है, मैंने पहले भी आपको दिखाया था, शायद यहाँ भी वो फोटो है तो आप देख पाते हो। आपके पास ये है, फिर STL फाइल बना देते हैं, फिर इसको स्लाइसिंग कर देते हैं, 3D प्रिंटर के पास भेज देते हैं। तो हमारे पास है 3D CAD डाटा, फिर उससे हम बना लेते हैं मॉडल, फिर STL फाइल उसको कन्वर्ट कर देती है हमारे प्रिंटर के फॉर्म में, फिर रैपिड प्रोटोटाइपिंग हम कर लेते हैं। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू।
फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट है एडिटिव फैब्रिकेशन इज फास्टर देन द इंजेक्शन मोल्डिंग। पहले मैंने आपको बताया कि जो हमारी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है इसमें डिजाइन से लेके प्रोडक्शन के टाइम की बात करें तो वो कम होगा इंजेक्शन मॉडलिंग में। अगर केवल प्रोडक्शन की बात करें, डिजाइन वाले पोर्शन को छोड़ दें तो उस टाइम पे इंजेक्शन मॉडलिंग में टाइम कम लगेगा। बट प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं फ्रॉम डिजाइन टू प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ मेंशन नहीं है। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है भाई कि डिजाइन बनाया, पैटर्न बनाया, फिर जो भी जिस टाइप से आप प्रोडक्शन कर रहे हो फाइनल प्रोडक्ट के पहुंचने का जो टोटल टाइम होगा उसी को तो कहेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है कि एडिटिव जो फैब्रिकेशन है वो फास्टर होता है इंजेक्शन मोल्डिंग से। इन मैन्युफैक्चरिंग द लार्ज क्वांटिटी द पॉलीमर प्रोडक्ट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज लेस एक्सपेंसिव देन इंजेक्शन मोल्डिंग। ये बात थोड़ी गलत है कि अगर लार्ज प्रोडक्शन आप करते हो तो जो इंजेक्शन मोल्डिंग है वो सस्ता होगा एज कंपैरिजन टू एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, मगर लार्ज प्रोडक्शन के केस में। छोटा प्रोडक्शन है तो छोटे प्रोडक्शन के लिए आप 10-20 प्रोडक्ट 50 प्रोडक्ट आपको बनाना है और आपने इतना तामझाम किया इंजेक्शन मॉडलिंग के लिए तो महंगा ही पड़ेगा, मास प्रोडक्शन में सस्ता पड़ेगा। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यहां पे बताना है कौन सा सही है। सर्टेन फूड प्रोडक्ट सच एज चॉकलेट कैन बी 3D प्रिंटेड। हाँ, कर सकते हैं भाई, चॉकलेट बना सकते हो, क्या ही प्रॉब्लम है चॉकलेट बनाने में, ठीक है, बाकी सब बना सकते हैं तो चॉकलेट क्यों नहीं। नेक्स्ट है जो 3D प्रिंटिंग मेक मोर एक्यूरेट मटेरियल कंपोजिशन ऑफ चॉकलेट। भाई जो चॉकलेट में मटेरियल का कंपोजिशन है उसका 3D प्रिंटर से कोई लेना देना है नहीं। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, क्योंकि सही दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। यहाँ पे ट्रू नहीं बताना है आपको, फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड आउट करने हैं। द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड विद द 3D प्रिंटर इज करेंटली लिमिटेड। जी बिल्कुल सही बात है, अभी हर फील्ड में हर ऑब्जेक्ट को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते बाई 3D प्रिंटिंग। तो अभी इस पे रिसर्च चल रहे हैं, काम चल रहा है, आगे बढ़ता रहेगा। बट अभी के लिए हमारे पास लिमिटेशंस हैं, बड़े 3D प्रिंटर हम नहीं बना पाए हैं, हर मटेरियल के लिए 3D प्रिंटर हम नहीं बना पाए हैं तो वो अभी इंडस्ट्री लेवल पे या कंज्यूमर लेवल तक नहीं पहुंच पाया है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है विथ 3D प्रिंटिंग बीइंग अ एडिटिव मेथड लेयर आफ्टर लेयर द मटेरियल अवेलेबल सुटेबल फॉर इट लिमिटेड टू सेरामिक रेसिन प्लास्टिक etc। हाँ, यहाँ पे मटेरियल का भी लिमिटेशन है। तो डेफिनेटली दोनों सही हैं। मैंने पहले आपको बताया कि जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है उसी पे 3D प्रिंटर उसी के हिसाब से वर्क करेगा कि किस एनर्जी सोर्स का यूज़ करना है, क्या सस्टेनेबिलिटी है, उस मटेरियल की रिएक्टिविटी क्या है उस एनर्जी सोर्स के साथ, बहुत सारी चीज़ें हमको देखना होता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हैं। दैट्स मीन की जो ऑप्शन में पूछा गया है फॉल्स, तो यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्टीरियोलिथोग्राफी। कौन सा सही है। इट इज द प्रोसेस ट्रांसफॉर्मिंग सॉलिड प्लास्टिक इनटू द लिक्विड प्लास्टिक। ये इस प्रोसेस का नाम नहीं है, इस प्रोसेस में एक एक फ्रिगमेंट ये होता है, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली द प्रोसेस कॉल्ड स्टीरियोलिथोग्राफी। ठीक है, ये जो स्टीरियोलिथोग्राफी प्रोसेस है ये एक तरह का 3D या फिर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। पूरे प्रोसेस को, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पे प्रोडक्शन का, उसे हम कहते हैं, जिसमें अल्ट्रावायलेट लेजर का हम यूज़ करते हैं हमारे मटेरियल को मोल्ड करने के लिए और उसको एज अ 3D प्रिंटिंग जैसे बाकी सारा प्रोसेस होता है लेयर बाय लेयर मटेरियल को डिपोजिट करना, वैसे ही करते हैं। बट एनर्जी सोर्स यहाँ पे जो होता है अल्ट्रावायलेट होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग DLP। इसमें से कौन सा सही है। DLP भी एक क्या है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जिसमें हम एक आर्क लैंप का यूज करते हैं उसी तरीके से जैसे इससे पहले हमने SL में किया था कि अल्ट्रावायलेट सोर्स का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी लाइट को हम यूज़ करते हैं, अल्ट्रावायलेट सोर्स यहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। तो ये उससे सिमिलर है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हैं, फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकेंड ऑप्शन दोनों सही हैं। इसमें जनरली करते क्या हम, कुछ नहीं, जो हमारा डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग होता है इसमें 3D प्रिंटर को हमने एक बार कमांड भेज दिया, 3D जो डिज़ाइन होती है उसको हम प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्ट कर देते हैं। जो हमारे पास डिफ्यूज मटेरियल होते हैं वो जो हमारी 3D डिज़ाइन होती है उस पर सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं।
फिर सेटल डाउन होके वो क्या करते हैं, रिपीट होता रहता है प्रोसेस, वो सेटल डाउन होते रहते हैं और फाइनली हमको क्या मिल जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट जो 3D प्रिंटिंग हैज एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये अभी पूछा गया था आपसे यूपीएससी प्रीलिम में, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम में पूछा गया था 2020। तो प्रिपरेशन ऑफ कॉन्फ्रेंटरी आइटम्स बिल्कुल बनाते हैं हम। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोनिक ईयर्स, बायोनिक ईयर मतलब कान में लगाया जाता है ना जिससे आप प्रॉपरली सुन पाओ। बाकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, रिकंस्ट्रक्टिव, ये सारे जगह पे हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अराउंड आपका कोई भी ऐसा सेक्टर्स नहीं है जहाँ पे 3D और 4D का हम कह सकते हैं हर जगह नहीं पहुँचा, बट 3D का हर जगह पहुँच गया, क्योंकि 4D प्रिंटिंग के लिए आपको स्मार्ट मटेरियल चाहिए। बाकी प्रिंटिंग तो वो भी 3D ही होती है, बट मटेरियल स्मार्ट होता है, जिसके वजह से हमें 4th डायमेंशन मिलती है, दैट इज टाइम। नेक्स्ट जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द 4D प्रिंटिंग, इनमें से कौन सा करेक्ट है। 4D प्रिंटिंग इज सिमिलर टू द 3D प्रिंटिंग सिंस इट यूज टू द सेम टेक्निक टू प्रोड्यूस या प्रिंट द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है, तो सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज सही। The fabrication process for the printing is printed produced to react to the external moduli like heat, water, chemical process etc to self assembled or change the shape or size। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे सही हैं। पहले मैंने आपको बताया था 4D प्रिंटिंग के बारे में, तो बोथ ऑप्शन इज करेक्ट। सो यहाँ पे डी सही है, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।